जब तुम ऐसा करते हो ना कि डिटेक्टर्स लगा देते हो और उसका इंफॉर्मेशन तुम गैदर कर रहे हो कि हम देखेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं निकला, तब क्या होता है पता है? राइट वाले स्क्रीन में तुमको दो लाइन नजर आता है। तब इलेक्ट्रॉन जैसा एक्सपेक्टेशन था ना हमारा कि मैटर के जैसा बिहेव करेगा, दो लाइन दिखना चाहिए, अचानक से इलेक्ट्रॉन वैसे ही बिहेव करने लगता है, जबकि कुछ भी नहीं बदला। तुम देखो कि तुम पहले जो काम कर रहे थे और अभी जो काम कर रहे थे उसमें तुम बस क्या किए, तुम देखना चालू किए कि भाई इससे निकल रहा है कि उससे निकल रहा है, उसके अलावा तुम और कुछ चेंज नहीं किए। बस तुम्हारे देखने से मैटर प्रोड्यूस हुआ। समझो बात को। इलेक्ट्रॉन जो कि वेव मतलब एनर्जी, मैटर नहीं है उसमें, कुछ मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। वो एग्जिस्टेंस, मैटर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन देयर इज एन ऑब्जर्वर, व्हेन देयर इज समथिंग इंटेलिजेंट ऑब्जर्विंग इट। सो इससे प्रूफ हो जाता है कि मैटर के एग्जिस्टेंस के लिए गॉड, एन इंटेलिजेंट डिजाइनर का होना जरूरी है, एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ गॉड, ऑफ अ क्रिएटर। The earth isn't round, it's flat. How do you know? I've observed it in all my travels over Europe. It's flat, everywhere it's flat. In solid it is called ice, in liquid it is called water, in gaseous form it is called steam or water vapor when you can see it, right? If you point out all those mistakes, it can take hours to even argue, no, you were wrong. It took me so much time to finally get him to admit regarding the point of force. But anyways, a lot of discussion has gone on whether gravity is a force or not. Any comments on that? So basically, gravity used to be defined as a force. That's how it started, but currently no scientist is going to tell you that actually it is a force, because after relativity the idea of gravity changed. It is no longer a force, it is only an effect of the curvature of space-time. So just what we were talking about right now, cause and effect relationship, where gravity was assumed to be the cause of a lot of things, Newton proved all those things wrong. Veritasium is a very highly followed YouTube channel, more than 10 or 20 million subs I think, and he has a video titled "Why Gravity is Not Capitalized, Not a Force." That's a like 20-minute long video where he explains why after Einstein, after relativity, gravity is not a force. Still, we have globe earthers who have just once said that gravity is a force, but now can't go back. Hence, they are going to stick with it, even though you show evidence. There's this video clip that Matthew Thomas sir shared in that group also. I'm going to put it at the end of this video. So, he understands the irony of it. Anyways, chalo, now we can talk about anything that you guys want to talk. मज़र कोरोना के रिगार्डिंग अभी तो कुछ सवाल पूछे नहीं तुम. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम वट एवर वी डिस्कस और व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेस व्हाइल टॉकिंग अबाउट फ्लैट अर्थ? जो बारिश वारिश जो होता है, हाँ हाँ, ये लोग जो बताया वैसी हो क्या क्या? जो बारिश होता है, बादल बनता है, हाँ, वो बताया गया है कि वेपर जाता है, बादल बनता होता है, ऐसे होता है ना? यस. अब उसमें तुम क्या ही बोल सकते हो कि वो तो दिखता है हमको ना अपने सामने. ये बारिश वाला जो बताया गया है ना, वैसे होता है. अरे बोले तो कि बारिश आजकल अगर तुम बोलेगा जैसे बोला है वैसे होता है, तो नहीं, आजकल वो लोग मॉडिफाई करता है. लेकिन नॉर्मल जो प्रोसेस है कि पानी गर्म होता है, ऊपर जाता है, फिर ठंडा होकर वापस आता है, तो वो तो ऑब्वियस है, वो तो दिखता ही है.
मतलब ऑफ ऑल थिंग्स ये बारिश वाला ही चीज़ तुमको क्यों खटक रहा है कि नहीं हमको बारिश के बारे में जानना है कि वो एक्चुअली सही से होता है कि नहीं होता क्या लगता है ना, कि दिमाग में क्या आ रहा है, फिर ऊपर ज्यादा होगा और वो जो नहीं है, क्या नाम है उसका, डोम। हाँ जैसे जैसे अगर पानी गर्म हो रहा है, हाँ ठीक है, उसमें वेपर निकल रहा है, वो ढक्कन नहीं लगाएंगे तो ऊपर निकल जाता है वो। फिर ढक्कन लगाते हैं तब उसमें टूट गिरता है ना वापस। करेक्ट। यही हमारा फिर से फ्लैट अर्थ में अगर तुम घुसोगे, मतलब फ्लैट अर्थ में ये जो वैक्यूम वाला पॉइंट हम लोग बोलते हैं ना, इसके अंदर में घुस के तुम देखो कि अल्टीमेटली जाके वहीं पर अटकता है बात, कि हमको क्यों पता है दैट अर्थ इज एन एनक्लोज्ड सिस्टम, बिकॉज देयर इज गैस प्रेशर। गैस प्रेशर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ कंटेनर। प्रेशर कुकर को बंद करके रखना पड़ता है ना, उसका सीटी अगर खोल के रख देगा तो अंदर में प्रेशर जमेगा ही नहीं। तो इसीलिए कंटेनर को बंद होना चाहिए, अदरवाइज गैस प्रेशर नहीं हो सकता है। हमको अपने चारों ओर में गैस प्रेशर दिख रहा है, दैट मीन्स कि हम कंटेनर में रह रहे हैं, एनक्लोज्ड सिस्टम है ये। अब इस पे तुम्हारा कॉन्वर्सेशन कहाँ जाएगा पता है? ग्लोबर सब क्या बोलेगा, क्या बोलता है, गेस करो। मैंने उसको प्रूफ करो। नहीं मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर तो कम होते रहता है ना, पता ही होगा तुमको। हिमालय में जो चढ़ता है हाँ। वो लोग ऑक्सीजन लेके चढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे एयर का डेंसिटी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। सो वैसे और ऊपर जाएगा। प्लेन में तुमको कभी कभी महसूस होता होगा ये कान बंद हो जाता है, फड़फड़ाने लगता है, नहीं? तो वो कभी भी कभी क्या हमेशा होता है, हाँ परेशान इस चीज से। हमको भी बहुत परेशानी होता है। तो वो बेसिकली है कि ऊपर में प्रेशर कम है, तुम्हारा एरोप्लेन में प्रेशर मेंटेन करके रखता है, लेकिन फिर भी उतना अच्छा से नहीं कर पाता है, इसीलिए तुमको फील होता है थोड़ा मोड़ा। तो पॉइंट यही है कि वो लोग क्या क्लेम करता है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे कम तो हो रहा है ना, वैसे ही तुम और ऊपर जाते रहो जाते रहो, एक जगह पे जाके जीरो हो जाएगा और फिर स्पेस चालू हो जाता है, राइट? तो ये उन लोगों का पॉइंट है। तो अब इसके सामने तुम क्या बोलोगे? क्या कैसे काउंटर करेंगे बताइए। काउंटर ऐसे करना है कि मतलब एक्चुअली ये तो डिपेंड करेगा कैसा कॉन्वर्सेशन जाता है तुम्हारा, लेकिन टेक्निकल लेवल पे अगर तुम समझने जाओगे भी इस चीज़ को तो मतलब इतना आसान नहीं है। जितना जो गैस है, हमको क्या बोला जाता है कि एवरीथिंग इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो एवरीथिंग में गैस भी आता है। लेकिन गैस ऐसे नहीं बिहेव करता है। कोई गैस ग्रेविटी से अट्रैक्ट नहीं होता है। एक बलून में तुम गैस छोड़ दिए हो, मान लो एक बलून तुम फुलाए, ठीक है, और उसको छोड़ दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि जब बलून को तुम लटका के रखे हो तो बलून नीचे की तरफ लटक गया है, क्योंकि पूरा का पूरा जो हवा था वो नीचे में आके जमा हो गया है। तो ऐसा नहीं होता है ना, हवा चारों डायरेक्शन में फैल रहा है, वो ग्रेविटी से अफेक्टेड नहीं है। सो बेसिकली अच्छा जी, हम भूल गए। हाँ, जल्दी कंप्लीट कीजिए। तो वही गैसेस जो भी बन रहा है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब कुछ, ज़मीन से गैस निकलता है, पेड़ पौधा सब गैस निकालता है, हम लोग सांस लेते हैं गैस निकालते हैं, लेकिन आसमान में कोई तो गैस नहीं बन रहा है ना। तो बेसिकली जितना भी गैस है वो ग्रेविटी से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ज़मीन पे बन रहा है और फिर पूरा एनवायरनमेंट में भर जा रहा है, मिल जा रहा है। सो बेसिकली इट इज़ अ डायनामिक सिस्टम, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक सिस्टम जिसमें कि प्रेशर सेम हो जाएगा पूरा सिस्टम में। सारा गैस नीचे प्रोड्यूस हो रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए ज़मीन में कब ज़्यादा प्रेशर दिखता है हमको, ऊपर में कम दिखता है। और भी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है इसका, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इससे पहले कि प्रेशर डिफरेंस पे तुम आओ, जस्ट द फैक्ट दैट प्रेशर एग्जिस्ट करता है
यहीं पे तो बात ख़त्म हो गया। प्रेशर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ही है कि देयर हैज़ टू बी अ कंटेनर, बिकॉज दैट इज़ हाउ गैस प्रेशर इज डिफाइंड। अच्छा, ये क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताइए। क्या जानना है बताओ। जो बताता है क्वांटम फिजिक्स, या ना एवरीथिंग ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल, सही बात है वो? तुमको नहीं पता है ना एक्चुअली क्या बोलता है क्वांटम। नहीं पता मुझे। बहुत अब इंटरेस्टिंग है, देखिए वीडियो देखना पड़ गया मेरा। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डबल वही क्या स्लिट है। एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ सुने। तो देखो, एथियस्ट लोग जो होता है, वो लोग का क्या बिलीफ होता है, वो लोग किस चीज़ पे मानता है, और वो लोग को तुम कैसे झुठला सकता है ये बताओ। तुम तो गॉड पे बिलीव करता है, तो कोई तेरे सामने एथियस्ट आ गया और वो बोल रहा है कि नहीं भाई, साइंस के अकॉर्डिंग तो गॉड वर्ड कुछ नहीं होता है, तो तुम उसको साइंस यूज़ करके ही, जैसा अभी हम कर रहे थे ना मैथ्यू थॉमस को, ऐसा नहीं है कि हम साइंस से भाग जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव इन साइंस, उसको साइंस ही यूज़ करके प्रूव करेंगे कि वो गलत है। तो वैसे ही तुम एथियस्ट को साइंस ही यूज़ करके कैसे प्रूव करोगे कि नहीं भाई तुम जो बोल रहे हो वो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, गलत है। इसका मतलब ये कि जब दुनिया है उधर हैज टू बी क्रिएटर। ओके, कैसे? मतलब कोई भी चीज अगर है, अगर फर्नीचर है, उसको कोई ना कोई तो बनाया होगा ना। आ, देखो अब एग्जांपल देते हैं तुमको, ठीक है। हम्म एक नदी है जंगल में, हम्म और उसमें नदी के साइड में पेड़ वेड़ उगा हुआ रहता है, और पेड़ वेड़ कभी कभी सूख के मुरझा के गिर जाता है और नदी में बहने लगता है, ठीक है। हम्म अब नदी में एक पॉइंट है जहाँ पे ना थोड़ा नदी का जो ये है चौड़ाई है वो कम हो जाता है, तो वहाँ पे जाके कुछ कुछ पेड़ अटक गया, ठीक है। हम्म अब एक पेड़ अटका तो उसके पीछे और एक पेड़ अटक गया, तो उसके पीछे और अटक गया, और वैसे करते करते ना नदी में एक डैम बन गया। अब तुम बोलोगे कि अरे डैम है तो कोई तो बनाया है, तो कौन बनाया डैम? वो तो अपने आप बन गया। तो बताओ, तुम्हारा पॉइंट तो गलत हो गया फिर। हमको क्या फंसा रहे आप? हमको बताइए मत। तुम्हारा लॉजिक में हम गलत दिखा दिए ना। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नहीं, तुम्हारा दिखा लॉजिक, दिए। हाँ, तो समझ रहा है ना कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम जो जितना बोला उतना पॉसिबल नहीं है। एनीवन एल्स? अनिरुद्ध, सत्य? How would you prove the existence of God using science and using logic? Not shying away from it, that belief in God is only faith, and faith is not logical. So basically मजहर इसमें ना कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, कि कोई चीज़ का कॉम्प्लेक्सिटी देख के तुम बोल सकता है कि वो एक्चुअली इंटेलिजेंट डिज़ाइन है कि नहीं है, राइट। सो ये डैम इज़ ऑर्डर्ड कॉम्प्लेक्सिटी। एक स्नोफ्लेक जो ये होता है ना, स्नो गिरता है ना, तो स्नोफ्लेक को भी अच्छा से माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो गज़ब का पैटर्न बना रहता है उसमें, वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न्स, ऐसा लगेगा कि कोई डिज़ाइन किया है, लेकिन एक्चुअली स्नो तो नेचुरली बन रहा है, कोई डिज़ाइनर तो नहीं है उसका। तो उसमें भी हमें ऑर्डर दिखता है, कॉम्प्लेक्सिटी दिखता है, लेकिन नॉट
a complexity that suggests something intelligent. उसमें repetitive complexity दिखता है हमें. So इसीलिए after a level complexity देख के तुम बोल सकता है कि नहीं, this has no other option but to have an intelligent designer. तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, अब इसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, ऑर्डर्ड सीक्वेंस एंड रैंडम सीक्वेंस, एंड अल्टीमेटली जाके कि टर्म याद नहीं है मेरे को, लेकिन So वही होता है. at this point, हाँ logic starts entering into the subjective field is what I feel, because if we go there, you can call that an inherent intelligence, and that is defined by our religion as Sarvantaryami. God is called Sarvantaryami. Sarva Antaryami, that which is present within, the inherent intelligence. Now, if this is the truth, then the beginning of the creation started from I, and I is the only God that I feel is true. I in So the sense, now this I, in the sense, it is that intelligence present, that which became everything, the source of everything, that which could not create but became, because it be, see, language goes to dogs now. It be, that is, it be, exists and comes from there. It becomes, which, and it is the be cause. It be and causes something. So this is all going to be in the metaphysical or philosophical realm, I feel. So when science Correct. goes to the higher levels, could we call it as now let me ask you this. So yeah, you must be aware of all the Satanism that exists in the yeah, in our elite overlords, yeah, right? yeah, They are yeah, Satanists, and they don't yeah, even hide it. They reveal their yeah, method of control. yeah, yeah. Now, what is Satan according to you? And also, what is evil? What is good or bad? And how do you come to the conclusion whether something is good or bad? Now again, this becomes a mass opinion that that potential, whatever Once again, exists, let me. So, is good or bad objective or subjective? it is subjective, absolutely subjective. What could be good to me could not, just like in the stock market. Suppose if I earn profit, someone is losing money somewhere. To me, it is good, and to that person, it is bad. So, is truth absolute? Truth should be absolute. Okay. So, truth Or else it cannot be the truth. is absolute. Now, you don't think that something being good is true. I can think and I cannot think also. Because of what you have just taught me in the beginning. Both are possible. Okay, but no. Good and bad is objective. Morality is objective, and that's once again a debate that still Yeah. goes on. Yeah. But according to me, morality has to be objective. Otherwise, there is no meaning to these words good or bad. Right? Yeah. Then Yeah. these words themselves become subjective. And Yeah. you always have to define or clearly state what you mean when you say something good, because then everyone else is going to make an opinion whether they also feel that is good, or according to them they are neutral, or maybe of the opinion that it is bad actually. So in So- that case, there is no good and bad. So these elite overlords trying to take control of the world, is it bad? Yeah, it is bad. Someone can be of the opinion that not really. Is Yeah, it could objectively be bad? like no. Now, if you consider like that, supporters of Veerappan, the bandit, who are helped by him, may feel that he was good, but for the rest of the world, he was bad. Hitler was good for some few of them.
Exactly. So we cannot go on consensus when Yes. deciding what is right or what is wrong, because then the Yeah. majority is always going to win. Yeah, that is why the whole set of problems exist today. Yeah, because we don't have clarity about the objectivity of what is good and what is bad. Yeah. Yeah. And you are committing the same mistake. Yes. So That if was you are blaming them of being bad, of being evil, then it's not like it is according to you that they are evil. They are objectively, clearly, it is the truth that vaccination drive is evil. There should yeah. be no It doubt is. about it. Yeah. So even moral values are absolute. If you Yeah. feel Then otherwise, that means your opinion is once again neutral. You do not have an yeah. opinion actually. No. Now I start to understand because I have spoken about this many a times to many people that this enters the realm in our language called dharma. Hmm. Only dharma can say that this vaccination drive is not correct or it is wrong. Yeah, so dharma is what you are calling as objective good. Yeah. It has to exist, Yeah. right? Yeah. So how do we know what is objectively good or bad if it all comes from the same inner self or inherent intelligence inside of us? Then it is going to be subjective, because Yeah. everyone is going to have their own intelligence telling them different things about stuff. Yeah. Yeah. This was the first question which started me off on this journey. What is good and what is bad? What is right and what is wrong? Exactly. You are in the right direction, but I would not influence you with my personal views, because I am very clear that there is objective good and bad in this world, and there is a source of all evil in this world, and according to me, that's the devil. It all comes from him. If you think of this whole globe paradigm, this Yeah. whole heliocentric lie, just by the nature and by the level of the lie, you should Yeah. understand that this is not a man's deception or a man's lie. Yeah. This is coming from a different realm in order to Yeah. deceive all men of this Yeah. world. So, what realm is that? That is Satan's realm. It is not Yeah. man's deception. So, Satan has been described as the father of all lies and the author of all deception. So, yes, Yeah. this kind of deception, which people just can't get out of, has come from the spirit, from the devil, from the demons who are on Yeah. the side of the devil. Now, if all this is true, then we need to understand the spiritual realm, right? Yeah. Ki Yeah. what is good and what is evil. And I have got the best understanding after I started looking deeper and deeper into the Bible. Yeah. So that's where I stand right now. I Now, want, yeah, the same, whatever is being called as Satan, this is where I said it becomes a principle. See, just like we call it Daivatva, Daivatatva, or Rakshasatva, or Rakshasatattva, the principle of Rakshasa, or the principle of God. These principles define the person. Wherever this principle is enhanced, say in the case of Rama or Jesus or whoever, the so-called enlightened souls, the principle of Daiva or divinity was more. So it was Daiva, and okay, they were taught. Satya. It's clear that you do not believe in evolution, of course. Yeah, no, That I means don't. ki you believe in creation. Yeah, it could be. It could be spontaneous. I'm not sure. It could be spontaneous. That's like evolution's claim. Yeah, it is pretty confusing because if I were to go off on what I know or what I have felt in my own experience when I've sat down with myself,
Wherever I go, I end up with I, the first principle. And from there, I become everything. Sorry if I sound lunatic. No, that's only solipsism. That's a very well prevalent concept. Yeah, I Solipsism. have, Everything that you can know about is yourself by looking yeah, inside. it ends up there. Yeah, yeah, but uh, that's not the end of the world. It But is. that I always vibrates to evolve or become a better I, is what I have felt. That's okay, The but first I must have vibration. come later, and if the world was created, which is obviously all flat earthers claim that there is a god and the realm which we live in, the material physical realm, was created, which many people call different names. Let us, for the convenience of everyone, let us call that God. So God Yeah, created this world. I just yeah, it wanted to could be know if said you so. have any ideas about God's creation of this world, and how do you think everything came into existence. And if you are clueless, that's all right. Yeah. And this is what I have felt, and this is where I stand. Okay, so basically you are saying that you have no idea when the world. So whenever you bring up solipsism, that you finally get I, the world Yeah. did exist before you, right? No, it No? is not I, the individual called Satya Prakash. No, it is not that I am talking of. It is that, what do you call, there is some word, the singularity, you may call it. The first principle is what I said, the potential, the seed, that which is even before creation, is what I'm referring to as I, because there cannot be two things to be perceived there. There can only be I. If there is a perceiver, then creation has happened. Then I am before that, then that is not possible logically. So, would it be correct to say that according to you, the world always existed? Yeah, could be. Yes. The world in the sense that what we are perceiving, no, not that. But a world which is probably not perceivable with the senses that we have as of now. It could be much more than what we are perceiving, is my opinion, my feeling. So, it's just a feeling, right? Yeah, I have to say that because I don't have a proof for it. Yeah, and may I ask whether this feeling of yours has anything to do with any text or scripture that you have read? No, it is Not at all. absolutely my feeling. I've read many things, but I have never trusted anything. I have always gone on my own path, and this is where I ended up. But the way you And I feel, defined the I is very similar to how it is defined in many philosophies. yeah, it could be, but this is what I have experienced. I have had certain very crazy experiences which are not logical, which are simply crazy. That is all I can say. I I don't know how to explain because I've been termed a lunatic for these experiences. So I try and avoid them altogether. It is only I hold it back within myself. Sometimes I was the individual and sometimes I was the whole. I could perceive both. And in that moment, there was a transformation. My sickness simply disappeared. I was very sick that day. I was running a very high temperature. I was probably reading Jiddu Krishnamurti's Ending of Time book. I don't know, I could not understand a word of it. Suddenly, I was everything and I was the individual. I could perceive both. And suddenly, I was out of my sickness immediately without any medicine, nothing. I don't know what this should be called as. And in those moments, I felt these things.
Okay, It could fair be a enough. hallucination, I don't know. I will have to take you back to once again the beliefs Yeah, of please. these elite overlords, Yeah, because yeah. Or else it will go off tangent. they uh, are involved in a lot of stuff which do not really make sense to common man, like Yeah, human trafficking, child trafficking, and many kind of yeah, sexual rituals that they yeah, make many yeah, people go sure. through also, and they also get involved themselves. So Hmm. all these things Yeah, do not make sense if you have this overall concept of I, or there yeah, being a singularity, because yeah, then where is the duality of good and evil yeah. if it is all There are, singularity and everything is the same? So how do you even differentiate between these acts of pure evil which we are not even able to justify? No sane person can justify killing small babies for no, whatever reason. But these no, things are not at going all. on Yeah, in the name of Satanism and child sacrifice, and if you are aware, it goes back millennia. It has been going on for thousands of years. yeah. When it comes to that, I mean, still in search of answers. You should look for those answers. It will all make sense if you understand the true history of Earth. And for that, you have to know the very beginning of things, how we were created. Yeah, it would be fine if you can tell us that. Yeah, so it all started in the Garden of Eden with Adam and Eve, like the biblical story goes. Now you are taking us for a ride. I did not want to do that. No, Anyways, I was that's just the reason I joking. do not get into all these things, but Yeah, I yes, know. I only triggered thoughts. Yeah, You are very honest to say that yes, these things really don't make sense when you think of these things, but to me, they have started making sense only after I have started looking into it from a biblical perspective. And now yeah, everything is falling into place, which yeah. is why I If encourage people to have these kind of discussions also. Yeah, I started off by studying in a convent. Then I have followed a lot of Bible of late, right from I don't know, Genevieve Barron, Judge Thomas Troward, Neville Goddard, all these people, their interpretations of the Bible, etc., which have influenced me a lot. But somehow this this part, it has not been digestible to me. Maybe it is my personal problem. I'll have to again read it again. Yeah, so once again, I would say that try to make sense of it not only from the perspective of the Bible, but from every perspective. If you think that the Sanatan Dharma and the Vedic philosophies are helping you to understand this good and evil, whatever is going on in the world, and how to make sense out of it all, go ahead. But then I am telling you that to me it only started making sense when I started reading the Bible and started to understand it in a better way. Yeah. मजहर बहुत दिनों से बाइबल वगैरह पे कुछ सवाल नहीं पूछा हो, कुछ है क्या, या अपना कुछ बोलना है तुमको? अरे क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स बता दीजिएगा, फिर हम भूल जाएंगे फिर ना. अच्छा चलो, लेट्स स्टार्ट विद क्वांटम मैकेनिक्स अ लिटिल. सो क्या हुआ कि न्यूटन ने अपना 1687 में, कब मैं ग्रेविटी और ये सब कुछ बुक में लिखा था, लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद 200-300 साल तक चला उसका अच्छा खासा, बहुत सारा साइंटिस्ट आके न्यूटन का जो बात है उसको सही साबित किया कि हाँ ऐसे करके प्रूव कर सकते हैं ये वो. और उसके बाद आज से 100 साल पहले आइंस्टाइन आया, और आइंस्टाइन लेकर आया थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. शुरू में स्पेशल रिलेटिविटी और उसके 10 साल बाद जनरल रिलेटिविटी. और जनरल रिलेटिविटी से उसने ग्रेविटी का जो न्यूटन का आइडिया था उसको चेंज कर दिया. सो इसीलिए न्यूटन जो शुरू में बोलता था कि इट इज़ अ फोर्स, आइंस्टाइन चेंज्ड इट टू, लाइक वी जस्ट डिस्कस, टू एन इफेक्ट. अब आइंस्टाइन भी उस चीज़ को साइंटिफिकली वैलिडेट नहीं किया, उसका भी बस थियरी है, साइंटिफिक थियरी नहीं है, इट्स जस्ट
a theory, someone's imagination, and mathematics to back it up. उसके बाद फिर आया क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स. उस टाइम पे एटम्स और प्रोटॉन्स, बहुत सारे एबिलिटीज़ जो हमारे पास उससे पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जैसे माइक्रोस्कोप्स वगैरह. हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते थे, या एक इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानना है हमको पता ही नहीं था. लेकिन अराउंड दैट टाइम 1920s में, 1910 20 टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ये सब टेक्नोलॉजी बना हमारा, तो लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट करना चालू किया. नाउ 1898 आई थिंक, इवन बिफोर द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, थॉमस यंग करके कोई साइंटिस्ट था हु डिड द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. नाउ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट, तो मुश्किल हो जाएगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन. नहीं, वो पता है. तो क्या हो रही होगी? तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, समझ रहा है ना? डबल स्लिट मतलब मान लो एक लाइट है, लाइट सोर्स है, जिससे कि तुम एक एक करके इलेक्ट्रॉन या फोटॉन या छोटे छोटे पार्टिकल्स छोड़ सकता है, और बीच में एक दीवार तुम बना दिया. हाँ, वो तो पता है. पता है. हाँ, हाँ, हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो है ये चीज, फिर बाद में फिर उसको ऑब्जर्व किया, फिर नहीं किया ना, सब जल्दी बता के फिर बाकी कंक्लूजन बताइए मेरे को. क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन क्या था बताओ तुम. पहले तो ये जो अपना पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल है, उसको डाला, मतलब 2 जगह. ठीक है. तो उसके बाद में एक तरीके का एक पैटर्न आया. ठीक है. फिर जो है वेव में इसको टेस्ट किया, तो 2 स्प्लिट में, तो वहां पे जो पैटर्न था वो अलग था उससे. ठीक है. नहीं, ठीक नहीं है. चलो आप बताओ. जस्ट बता रहे हैं. ये देखो, ठीक है ना? तो बेसिकली एक स्लिट में बीच में जो दीवार हम बोल रहे थे ना, ये वाला दीवार हो गया. ठीक है, डबल स्लिट. लेफ्ट में जो दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन बीम गन, उसमें से तुम एक एक करके इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है. और राइट में जो स्क्रीन दिख रहा है, उसमें जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो तुमको पता चल जाएगा. वो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉनिक शीट है, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जब गिरता है तो वो लाइट चमक के दिखा देता है कि हाँ देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया. ठीक है ना? क्लियर है इतना? ठीक ना मज़र? स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा. ठीक है, ध्यान से देखो. अब यहाँ से जब हम एक इलेक्ट्रॉन छोड़े तो यहाँ पे 2 छेदा है, समझ रहा है ना? तो 2 छेदा में से कौन सा वाला से निकलेगा वो? बताओ. हेलो मज़र, रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा तुमको. ध्यान नहीं दे रहा मज़र तुम. सॉरी. क्या बोल रहे? देखो ये वाला स्क्रीन दिख रहा है ना? माउस का पॉइंटर दिख रहा है. डबल स्लिट जहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारा दीवार है.
हाँ जिसमें कि दो बड़ा बड़ा सही है। स्लिट है। लेफ्ट में जो हाँ दिख रहा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम गन से तुम एक एक करके इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ठीक है। और हाँ एक इलेक्ट्रॉन जब छोड़ा, राइट में जो स्क्रीन दिख रहा है ना, वो सिंपली है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसमें आके पड़ेगा तो तुमको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आया है। एक इलेक्ट्रॉन सही। आया तो वहाँ पे लाइट जल के दिखा देगा तुमको। अब हाँ क्या लगता है तुमको कि लेफ्ट से जब इलेक्ट्रॉन्स हम छोड़ेंगे, दो यहाँ पे स्लिट है। अब ऐसा नहीं है कि तुम पॉइंट करके छोड़ रहे कोई एक स्लिट में, तुम वहाँ पे छोड़ दिया और तुमको पता भी नहीं है कि उन दोनों स्लिट में से कौन सा वाला से इलेक्ट्रॉन तुम्हारा गुजरेगा। सो बेसिकली मान लो कि तुम 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से या 1000 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो तुमको राइट वाले स्क्रीन में क्या नज़र आना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करेगा तुम? कि दो ऐसा लाइंस जैसा स्लिट है, वैसा ही लाइंस यहाँ पे नज़र आना चाहिए कि जितना सारा लेफ्ट वाला से निकला उसके लिए एक लेफ्ट वाला लाइन बनेगा, और जितना वाला राइट से निकला उसके लिए यहाँ पे एक राइट वाला लाइन बनेगा, राइट। हाँ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन तो भाई एक चीज़ है ना, ऑब्जेक्ट है, चीज़ है, हम बोल रहे हैं, तो वो ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। ये था बेसिकली न्यूटन का आइडिया कि हाँ चीज़ें ऐसे बिहेव करते हैं, मैटर बेसिकली। लेकिन ये वाला इमेज देखो, हमें दिखता क्या है पता है? ये जो ब्लैक लाइन तुमको दिख रहा है ना, हमें ऐसा पैटर्न दिखता है। तो बेसिकली ना इलेक्ट्रॉन कोई एक से निकल ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बिहेव कर रहा है कि वो दोनों ही स्लिट से निकल रहा है एट द सेम टाइम, एंड इट इज़ बिहेविंग लाइक अ वेव। और दोनों स्लिट से निकलते हुए वेव्स जैसे बिहेव करेंगे, जैसे पानी में तुम दो रिपल्स बनाओगे ना, तो एक पॉइंट पे तुमको दिखेगा कि रिपल्स जाके ज्वाइन हो जा रहे हैं। तो वैसा टाइप का एक पैटर्न बनता है कि बीच में डार्क दिखेगा और धीरे धीरे साइड में जाते हुए हल्का हो जाता है, और धीरे धीरे साइड में जाते हुए हल्का हो जाता है। तो भाई यहाँ पे अगर दो ही छेद था हमारा, तो यहाँ पे तो दो ही लाइंस दिखना चाहिए था, लेकिन व्हाट वी ऑब्जर्व इज अ वेव पैटर्न, ठीक है। ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन हो गया। तो इससे हमें पता चला कि यार इलेक्ट्रॉन जो कि हम बोलते हैं कि एक मास वाला ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो तो वेव के जैसा बिहेव कर रहा है, राइट। अब मज़ेदार बात तो इसके बाद चालू होता है कि अब मानो, अब तुम क्या किए पता है? कि यहाँ पे जो दो छेदा है ना, उन छेद स्लिट में तुम ये लगा दिए, डिटेक्टर्स लगा दिए, कि वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना तो तुम्हारा डिटेक्टर कैच कर लेगा कि अरे निकला, एक निकला निकला। सो अभी जो हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एक ही साथ दोनों स्लिट से निकल रहा है और वेव के जैसा बिहेव कर रहा है, अब तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं उसको। तो जब तुम ऐसा करते हो ना कि डिटेक्टर्स लगा देते हो और उसका इंफॉर्मेशन तुम गैदर कर रहे हो कि हम देखेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है कि नहीं निकला, तब क्या होता है पता है? राइट वाले स्क्रीन में तुमको दो लाइन नजर आता है। तब इलेक्ट्रॉन जैसा एक्सपेक्टेशन था ना हमारा कि मैटर के जैसा बिहेव करेगा, दो लाइन दिखना चाहिए, अचानक से इलेक्ट्रॉन वैसे ही बिहेव करने लगता है, जबकि कुछ भी नहीं बदला। तुम देखो कि तुम पहले जो काम कर रहे थे और अभी जो काम कर रहे थे उसमें तुम बस क्या किए, तुम देखना चालू किए कि भाई इससे निकल रहा है कि उससे निकल रहा है, उसके अलावा तुम और कुछ चेंज नहीं किए। बस तुम्हारे देखने से मैटर प्रोड्यूस हुआ। समझो बात को, इलेक्ट्रॉन जो कि वेव मतलब एनर्जी, मैटर नहीं है उसमें, कुछ मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। वो एग्जिस्टेंस, मैटर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन देयर इज एन ऑब्जर्वर, व्हेन देयर इज समथिंग इंटेलिजेंट ऑब्जर्विंग इट। सो इससे प्रूफ हो जाता है कि मैटर के एग्जिस्टेंस के लिए गॉड, एन इंटेलिजेंट डिजाइनर का होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द प्रूफ ऑफ गॉड, ऑफ अ क्रिएटर। सो इसके बाद भी और भी कॉम्प्लेक्स बनाया गया। ये तो बोल रहा है ना कि ये तो एकदम शुरू में थॉमस यंग का डबल स्लिट का एकदम बेसिक एक्सपेरिमेंट है, जिससे कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो पूरा फील्ड है वो स्टार्ट हुआ, और 1926 में जाके क्वांटम मैकेनिक्स का सारा इक्वेशंस फाइनली बन गए। और उसके बाद फिर हमें पता चला
कि मतलब मानते तो आज भी नहीं है, वही जो बोले ना कि मैथमेटिक्स के पीछे आइंस्टाइन आज भी छुपा हुआ है और उसके फॉलोअर्स, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स से ये आइंस्टाइन गलत प्रूफ हो जाता है, क्योंकि ये जो इफेक्ट हम देख रहे हैं ना कि मैटर बनना और लाइट बनना, इससे प्रूव होता है कि लाइट का कोई स्पीड नहीं है, इन्फॉर्मेशन का कोई स्पीड नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन बोला था अपना रिलेटिविटी में कि नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ही पुट एन अपर लिमिट टू इट। बट एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स से हमें पता चलता है कि कोई अपर लिमिट नहीं है किसी चीज़ के ट्रैवल करने का, इंस्टेंटेनियसली ट्रैवल कर जाता है इन्फॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन तुम देख रहा है कि नहीं देख रहा है। एक और मज़ेदार चीज़ इसमें बताया, अभी जो बताया इसमें कि ऐसा है कि यहाँ पे तो तुम्हारे अलावा तुम ही एक्सपेरिमेंटर है, तुम्हारे अलावा ना इलेक्ट्रॉन बीम गन, ना डबल स्लिट, ना स्क्रीन, ना और कुछ एक्चुअली दिमाग वाला है। वो लोग तो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो लोग को जो करना है वो कर रहे हैं। इवन जो डिटेक्टर्स तुम लगाए हो वो भी मशीन है, राइट? वो मशीन तुमको हेल्प कर रहा है देखने में। सो दैट मीन्स वो मशीन को मान लो तुम एक कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखे हो, और वो मशीन का एक ऑन ऑफ बटन होता है कि तुम बटन बंद कर दोगे तो ऑब्जर्व करना बंद कर देगा मशीन, भले ही वो मशीन वहाँ पे लगा हुआ है। तो एक तरीके से ना तुम इलेक्ट्रॉन को चूतिया बनाने की कोशिश कर रहा है, समझ रहा है ना? कि तुम डिटेक्टर लगा के रख दिए हो, लेकिन एक्चुअली ना उसका पावर स्विच ऑफ कर दिए हो कि हम दिखा तो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के कि हम तुमको पकड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम नहीं पकड़ेंगे तुमको। तो क्या लगता है तुमको, इलेक्ट्रॉन चूतिया बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनता है, नहीं बनता है। सो वही है कि सोचो तुम बस स्विच ऑफ कर देगा और उसको डिटेक्टर लगा के बस बंद कर दिया डिटेक्टर कि नहीं हम नहीं कैप्चर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, स्विच ऑफ कर दिया, तो फिर इलेक्ट्रॉन समझ जाएगा। हो कैसे रहा है? एग्जैक्टली, हो कैसे रहा है? एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट। इनने तो उसमें हम जब वीडियो देखे थे उसमें बता रहा था कि जो तुम्हारा स्कूल है वो एक्चुअली तुम्हारा स्कूल नहीं है, कि तुम उसको देखोगे तो वो स्कूल बनेगा। यस, ये सब बिल्डिंग्स है, बहुत सब कुछ है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर तुम उसको कोई भी ऑब्जर्व नहीं करे इस चीज को, तो आप जो ऑब्जर्व करेगा आदमी तो एग्जिस्ट करेगा वो चीज। एसी है, कूलर है, जितना भी मैटर है। एक फिलॉसफी में भी ऐसे थॉट, क्या बोलते हैं उसको, थॉट एक्सपेरिमेंट में बोलते हैं जंगल में पेड़ गिरा, अगर कोई देखा ही नहीं, कोई सुना ही नहीं, तो मतलब वो पेड़ नहीं गिरा, विच इज़ ट्रू। लेकिन ये हम जो बात कर रहे हैं वो बात ऐसा है जो कि ना तुमको पता है ना हमको पता है, तो हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, तो वो यूजलेस चीज़ है कि हम जो किसी को भी नहीं पता कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करके क्या ही उखाड़ लेंगे। क्वांटम फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का डिफरेंस एक ही चीज़ है। मैकेनिक्स मतलब उसको जो यूटिलाइज करने का तरीका है उसको मैकेनिक्स बोलते हैं, बट अल्टीमेटली क्वांटम फिजिक्स ही। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वंस अगेन विवेक तोडमल जो बताया ना कि one of his comments was कि how you prove or you do not prove or disprove things in science is evolving। उसका एक और पॉइंट भी ये था कि why is there a distinction between classical physics and quantum physics? There is no distinction. There is a distinction because we do not have the ability to control all the variables in the real world. We can only do that at the microscopic level, which is why quantum mechanics वहाँ पे apply होता है, but all laws of physics are quantum mechanical laws। मतलब basically quantum mechanics जब से हमको पता चला है उसके बाद पूरा फिजिक्स ही quantum physics है, राइट? क्लासिकल फिजिक्स जो न्यूटन उससे पहले बोल के गया था, वो भले ही हम आज भी जो मैथ्यू थॉमस बोल रहे हैं कि भले ही हम आज यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल साइंस में और एक्चुअल जो टेक्नोलॉजी नासा और ब्लैक होल्स ये सब कुछ वो कर रहे हैं उसमें ये सब कुछ यूज़ नहीं होता है, राइट? तो क्वांटम मैकेनिक्स जो भी है तो इसी से स्टार्ट होता है, एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट होता है। Pretty much, yeah. This experiment laid the foundation of quantum mechanics.
लेकिन कितना आगे तक जाता है और क्या क्या है उसमें कितना क्वांटाइजेशन? आगे तक मतलब जो बताया ना कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही जो कॉम्प्लेक्स वर्जन्स हैं वो अभी हम्म, 2008 में या 2010 में कोई एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि आइंस्टाइन गलत था। लेकिन वही है, वो भले ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा दिया, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। सारे साइंटिस्ट आपस में हाथ जोड़ के बोलेंगे नहीं मानेंगे, जाओ। तो अभी भी आइंस्टाइन चल रहा है, लेकिन दे हैव टू एडमिट, धीरे धीरे पता चल रहा है लोगों को। फ्लैट अर्थ भी ना, धीरे धीरे पता चल रहा है लोगों को। मतलब कि ये जो अपना आइंस्टाइन ये वाला कौन कह रहा है एक्सपेरिमेंट? क्वांटम फिजिक्स वाला? कौन सा वाला? 2008 वाला 2008 वाला? है, कोई कोरियन है कि क्या है पता नहीं। मतलब प्रॉपर तुमको उसका पेपर मिल जाएगा, साइंटिफिक पेपर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी थियरी है। और ये सब कुछ बात बोल रहा है ना कि फ्लैट अर्थ एक्चुअली जो फॉलो कर रहा है, और जो आई डोंट नो, मैनी पीपल गो इन मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस इवन आफ्टर एंटरिंग फ्लैट अर्थ। लेकिन अगर कोई सीरियसली इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है तो ऐसा नहीं है कि कोई नया बात बोल रहा है। सालों से नेथन ओकली, सालों पहले से वो लोग का पूरा जो बॉलबस्टर्स गैंग है, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले का उनका वीडियोस देखो, ये सब बात कर रहे थे। और वो लोग आज तक चेंज नहीं हुआ है। लेकिन उनके सामने जो ग्लोब अर्थर्स आए हैं ना, वो 5 साल पहले कुछ और बोलते थे, फिर उसके बाद उनका आर्ग्यूमेंट चेंज हुआ, 4 साल बाद कुछ और बोलने लगे, फिर 3 साल बाद कुछ और बोलने लगे। वैसे वैसे करके आज के डेट में एकदम कुछ अलग बोलते हैं जो कि 5 साल पहले बोल रहे थे। लेकिन फ्लैट अर्थर्स तब भी जो बोल रहे थे आज भी वही बोल रहे हैं, क्योंकि शुरू से वो लोग अपने साइड में साइंस को स्ट्रॉन्ग रखे हैं। सो वही है कि ये सब ऐसा नहीं है, हम भी सीखे हैं इन लोगों से। मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हम टेक्स्ट बुक पढ़ के या फिर ये सब सीखे, बट अल्टीमेटली डायरेक्ट उन लोगों से बात करके, सवाल पूछ के सीखे हैं ये सब कि हाँ भाई तुम ये जो बोल रहे हो, ये सवाल है मेरा, वो सब क्लैरिफाई किए। और हमको लगा कि गजब यार, ये लोग तो एकदम सही बात बोल रहे हैं। सो ये अलग अलग आदमी अलग अलग लेवल तक एक्सप्लोर करता है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, विच इज़ वाई आई डो नॉट रियली शाई अवे। आई डो नॉट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट ईदर। ऐसा नहीं है हमको सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पता है, लेकिन बताया ना कि हमको फॉल्सिफाई करने के लिए खुद एक्सपर्ट होने का ज़रूरत नहीं है। तुम बेसिक्स से भी फॉल्सिफाई कर सकता है, क्योंकि उनका जो फ्लॉज है वो बेसिक्स में ही है।